लास्ट पॉडकास्ट पे भी हमने बोला था कि आगे जो 3 प्लैनेट और भी मई में ट्रांजिट होने वाले हैं उन पे भी हम बात कर सकते हैं। कई लोग उनको नेगेटिव भी बोलते हैं, राहु और केतु। – 2020 में जुपिटर एंड राहु दोनों ही कहीं ना कहीं कनेक्शन में आए थे। तो उसके बाद क्या हुआ है आप लोग जानते हो दुनिया में, क्योंकि अभी भी वो 2025 में फिर से वही कनेक्शन बना, कुछ बड़ा जरूर होगा। एलन मस्क जो इंडिया में आना चाहते हैं, तो यही राहु होता है। तो आपकी सोच को वो इतना बुलंद कर देता है, जितना सरकारी तंत्र आप देखते हो उसमें केतु जाएगा तो सरकारें बदलने के बहुत चांसेस। वृष राशि वालों को करियर की बड़ी अपॉर्चुनिटीज आने के चांसेस हैं, कुछ बड़ा करेंगे। बहुत अवेयर रहने की चीज़ है राशि वालों को कि इनको कोई भी इन्वेस्टमेंट, कोई भी काम कहीं पे करना है तो ये सोच के करें कि सारा पैसा उड़ने वाला है। इनका बैंक राहु जिस भाव में आएगा वहाँ पे उसको चेंज चाहिए ही चाहिए। उसने नहीं देखना कौन सा रिश्ता है, उसको अपनी इच्छा पूरी करनी। 4, 8, 12 जो है एक ऐसे हिडन साइंसेस के राशियां हैं, इनकी गहराई अगर कोई नाप जाए तो ऐसा तो अभी तक कोई पैदा हुआ नहीं। आपका फोकस अगर अभी तक नहीं था ना पिछले 18 सालों में घर की तरफ, अब ये अगले 18 महीनों में आपके घर में बड़े बड़े चेंजेस करा के दे। कौन सी राशि के लिए हमारी मनी के रास्ते खुलने वाले हैं या फिर किसको संभल के रहना होगा, किसी के ज़्यादा खर्चे होने वाले हैं। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे इनकी लाइफ में करियर को लेकर बड़ी अपलिफ्टमेंट होने के चांसेस हैं। सिंह राशि वाले हैं, इनका भी बिजनेस राहुदेव आएंगे तो फैला देंगे आपको पूरी दुनिया में। रिलेशनशिप के लिए जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए वो है, एक तो रजनी मैम, एक बार फिर से वेलकम टू द पिक्सल टॉक्स। थैंक यू वेरी मच आप दोनों का। कैसे हो मैम आप? मस्त। नमस्कार आपको। आपको हमारी भी तरफ नमस्कार। से एक तो आपका माइक बीच में अड़ जाता है, हम लोग नमस्कार भी खुल के नहीं कर सकते। नहीं ऐसे कर सकते हैं। चलिए, हमारी ठीक तरफ है। से, नमस्कार। हमारी तरफ से और हमारी ऑडियंस की तरफ से आपको नमस्कार। आपको भी बहुत बहुत नमस्कार और आपके ऑडियंस को भी। उनकी तरफ से काफ़ी प्यार भी आपको, क्योंकि उनकी तरफ से काफ़ी कमेंट आते हैं कि आपने उनकी लाइफ में काफ़ी सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट किए हैं, और कई लोगों ने पॉजिटिव हमें कमेंट भी किए हैं और कहा है कि रजनी मैम को दोबारा से आप पॉडकास्ट पे बुलाइए। और लास्ट पॉडकास्ट पे भी हमने बोला था कि 2025 स्टार्ट होने से पहले हम एक और पॉडकास्ट आपके साथ करेंगे, जिसमें पिछले पॉडकास्ट पे हमने विद रिस्पेक्ट सनी जी के हमने बात की थी कि 2025 विद रिस्पेक्ट सनी जी के कैसे जाने वाला है, कैसा होने वाला है। और अब की जो हम बात करने वाले हैं वो जो बहुत ही लोग उनको पॉजिटिव भी बोलते हैं, कई लोग उनको नेगेटिव भी बोलते हैं, राहु और केतु। जी बिल्कुल, जैसे लास्ट पॉडकास्ट में आप ये चीज़ आधे में छोड़ गए थे कि इस पॉडकास्ट में तो हम बात कर रहे हैं सैटर्न ट्रांजिट के ऊपर। आने वाले कुछ ही पॉडकास्ट के अंदर हम बात करेंगे, जैसे आपने और भी बताया था कि राहु का ट्रांजिट है, केतु का ट्रांजिट है और जुपिटर का ट्रांजिट है। तो इस पॉडकास्ट में हम डेडिकेटली बात करेंगे राहु केतु के ट्रांजिट के ऊपर। तो जैसे हमने पिछली बार सैटर्न पे बात की थी और मैंने जैसे आपको बोला कि 2025 जो है वो स्पेशल ईयर रहेगा आने वाले हिस्ट्री में, बिकॉज उसकी बहुत सारी और भी वजह हैं कि सिर्फ और सिर्फ जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बोला कि सिर्फ सैटर्न राहु केतु का नहीं, 9 के 9 ग्रह कहीं ना कहीं अपने अपने साइन बदलेंगे जी। लेकिन मेजर जब कोई सोसाइटी में मुंडेन लेवल पे या वर्ल्ड लेवल पे जो कोई चेंजेस बड़ा देखने को मिलता है ना, बड़ा रिफॉर्म जब आता है, तो जब ये चारों प्लैनेट जिस साल में राहु केतु शनि और जुपिटर ये चारों चेंज करते हैं ना अपने अपने राशियों को, वो साल कहीं ना कहीं यादगार होता है। उस साल में कुछ ना कुछ ऐसा बड़ा ज़रूर होता है कि जो आने वाली हिस्ट्री में जो है वो लिखा जाएगा। ओके। तो इसलिए भी मैंने देखा है कि 2025 जो है बहुत सारी रिफॉर्म लेकर आएगा लोगों की ज़िंदगी में। और पॉजिटिव नेगेटिव तो देखिए 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो आपके अपने पर्सनल चार्ट पे, ठीक है, कि पर्सनल चार्ट में प्रॉमिस क्या है, इवेंट्स का प्रॉमिस क्या है, क्योंकि हम लोग गोचर पे बात कर रहे हैं। गोचर बहुत सारे लोग कहते हैं कि गोचर क्या सब पे सेम काम करेगा, तो उसके लिए 2 चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि राहु केतु हो या बाकी कोई भी प्लैनेट हो, वो इस चीज़ पे निर्भर करता है कि आपके अपने चार्ट का प्रॉमिस, अपनी कुंडली का प्रॉमिस क्या कहता है। उसमें राहु केतु की क्या पोजीशन है, उसमें बाकी प्लैनेट्स के साथ राहु केतु का क्या संबंध है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग ही आपके ऊपर सारे इवेंट जो है घटित होंगे। लेकिन गोचर स्पष्ट तौर पर अगर हम जेनरिक वे में देखें कि राहु केतु का हम लोग देखने जा रहे हैं या बात करने जा रहे हैं,
तो ये लगभग मैंने 60% लोगों पे काम करते हुए देखा ही है। जो 40% का डिफरेंस आ रहा है वो आपके अपने नेटल चार्ट पे आ रहा है कि उसमें कुछ प्रॉमिस ऐसे होंगे कि वो आपको चीज़ें होती शायद दिखें या ना दिखें, लेकिन 60% सेम ही होने वाला है सब पे। तो 40% ही आपके अपने नेटल चार्ट के अकॉर्डिंग होगा। जैसे आपने भी बताया कि जब ये चारों प्लैनेट गोचर करते हैं तो कोई बड़ा इम्पैक्ट होता है, तो पास्ट में कोई ऐसा एक्सपीरियंस या केसेस हैं कि लास्ट ये चारों एक कब ट्रांजिट इन्होंने किया था एक साथ में, और कुछ वहाँ पे आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिली हो? अगर आप छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि 2020 में जुपिटर एंड राहु दोनों ही कहीं ना कहीं कनेक्शन में आए थे। ओके, ठीक है, दोनों ही एक दूसरे से संबंध बनाया था गोचर में इन्होंने दोनों ने। तो उसके बाद क्या हुआ है आप लोग जानते हो दुनिया में। तो एक ऐसी महामारी जो है वो हुई कि उसके बाद आज तक वो दुनिया उससे बाहर नहीं आई। जब भी जुपिटर राहु अब फिर से सोचने की चीज़ और थोड़ी समझने की चीज़, और थोड़ा सा मैं इसको रिस्की इसलिए समझती हूँ क्योंकि अभी भी वो 2025 में फिर से वही कनेक्शन बनाएंगे। अच्छा, ओके। तो अब वो ये नहीं कहेंगे कि हम वो महामारी आएगी या कोई बीमारी आएगी या कुछ ऐसा हो जाएगा, लेकिन कुछ बड़ा ज़रूर होगा क्योंकि उस समय वो साइन दूसरे थे, वो राशियां दूसरी थी जिसमें उन्होंने कनेक्शन बनाया था। अभी वो दूसरी राशियों में कनेक्शन बनाने जा रहे हैं। ओके। तो इसलिए वो एक ये जो मई के बाद स्पेशली 2025 में 18 मई के बाद जो चीज़ें होंगी वो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को ना एक बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने वाली चीज़ है वो, क्योंकि जुपिटर राहु जब भी एक दूसरे के साथ आते हैं ना ट्राइन कनेक्शन में, एक दूसरे के 7th एस्पेक्ट में, एक दूसरे के साथ ही बैठ जाएं एक साइन में, तो फिर एक ऐसी परिस्थिति जो है वो क्रिएट होती है उस समय कि जो कंट्रोल से बाहर होती है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। ओके। तो वो अपना काम करके ही जाएगी। अब आप चाहे साम दाम दंड भेद कुछ भी कर लो, अब वो काम होके रहेगा। तो इसलिए वो मुझे ऐसा लगता है 2025 में ये राहु केतु भी जो है वो बहुत बड़ा जो है आम लोगों पर इम्पैक्ट डालने वाले हैं। बिल्कुल। तो आज के वीडियो में हम समझेंगे पहले तो कि कैसे कैसे वो इम्पैक्ट डालेंगे, किस किस राशि में वो पॉजिटिव रहने वाले हैं और किस में नेगेटिव रहने वाले हैं। पर उससे पहले मैं चाहूँगा मैम कि एक पहले हम जर्नल वे पे समझते हैं कि 2025 विद रिस्पेक्ट राहु केतु वो कैसा आने वाला है। ठीक है, जब भी कोई गोचर की बात होती है ना, ट्रांजिट की बात करेंगे, तो एक तो वो प्लैनेट है जो हमारे नेटल चार्ट में जो जन्म कुंडली में बैठे हैं। अब ये गोचर के प्लैनेट वो होते हैं, क्योंकि बड़ी सारी ऑडियंस नहीं भी होती ना, उनको गोचर वर्ड शायद ना समझ में आए। तो अभी प्रेजेंट में भी जो है प्लैनेट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं मूवमेंट किसी ना किसी राशि में किसी ना किसी डिग्री पे मूवमेंट कर रहे हैं, लगातार करते जा रहे हैं। ये तो नहीं है ना कि आपका जन्म हुआ उसके बाद जुपिटर जी खड़े हो गए या शनि खड़े हो गए या कोई भी नहीं, वो कंटिन्यूस प्रोसेस में है। ये जो उसका कंटिन्यूस प्रेजेंट प्रोसेस है वो गोचर कहलाता है। और ये जहाँ जहाँ से कनेक्शन दूसरे प्लैनेट से बनाते जाएंगे वैसा वैसा रिजल्ट देंगे। 2025 में मई में ये ट्रांजिट होगा राहु और केतु का। तो सबसे पहले ये जानने के लिए कि क्या होगा दुनिया में ओवरऑल क्या होगा, देखिए हम एक डिस्क्लेमर आप लोगों को सभी को आपकी ऑडियंस को ज़रूर दूंगी कि हमारी बातों से कहीं किसी को डरने की ज़रूरत नहीं। ये जर्नल एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया जा रहा है, इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं कि आपको डरने की या किसी भाग दौड़ में पड़ जाए, पैनिक क्रिएट हो जाए, नहीं, कुछ भी नहीं है। समय आते रहते हैं, समय जाते रहते हैं, कुछ भी नहीं है। हर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही इम्पैक्ट आते हैं हमेशा ज़िंदगी में। अगर ऐसा हो कि कोई प्लैनेट सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव ही लेकर आए तो शायद आधी दुनिया बचती नहीं आज तक। बिल्कुल हर प्लैनेट कुछ ना कुछ पॉजिटिव लेकर आएगा आपके साथ। अब 2025 में जो राहु है वो गोचर करेंगे हमारे एक्वेरियस साइन में, जिसको हम कुंभ राशि बोलते हैं। और केतु जाएंगे हमारे सिंह राशि में। अब सबसे पहले जब गोचर समझना है आपको, तो आपको पहले राशि का कुछ पता होना चाहिए कि राशि में जब कोई प्लैनेट, खासकर ये राहु केतु है क्या, पहले उसको समझना चाहिए। राहु केतु बेसिकली क्या है कि हम देखते हैं कि जो हमारी अर्थ है ये सन के आसपास रोटेट कर रही है ना, घूम रही है। ऐसे ही बाकी प्लैनेट्स भी घूम रहे हैं। अब ये चंद्रमा और राहु ये अपनी अपनी ऑर्बिट में घूम रहे हैं, कोई ऊपर है कोई नीचे है। लेकिन ये जो हमारी अर्थ है ना, ये टिल्ट है थोड़ी सी, ये ऐसे नहीं है, ये थोड़ी सी ऐसे है। तो अब वो जब ये घूमते हैं तो वो जहाँ पे टिल्ट है ना वहाँ पे आके क्रॉसिंग होती है। तो वो जहाँ पे क्रॉसिंग होती है मून की, वहाँ की जो क्रॉसिंग का अपर जो नोड, जिसको हम नॉर्थ नोड बोलते हैं मून का, वहाँ पे उसको राहु बोलते हैं हम लोग।
वहाँ पे एक क्रॉस लगता है, वहाँ पे दोनों ऑर्बिट्स एक दूसरे को काट रहे हैं। ओके। तो उस ऑर्बिट को हम राहु बोलते हैं। और जो चंद्रमा की साउथ जो जहाँ पे कटिंग होगी, जहाँ पे वो जो ऑर्बिट कट रही है, वहाँ पे केतु बोलते हैं। तो इसीलिए ओरिजिनल राहु केतु कुछ नहीं है। बहुत सारे ज्योतिष में ऐसे स्कॉलर्स हैं जो राहु केतु को कंसिडर नहीं करते। उनका कहना है कि ये ग्रह नहीं है, ये छाया है, जस्ट एक इल्यूजन है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। वो फिजिकली कोई प्लैनेट नहीं है, फिजिकली कोई प्लैनेट आपको दिखेगा ही नहीं कहीं पे। ये सिर्फ नोड्स है। ये चंद्रमा क्या होता है, अब मैं आपको आज एक बहुत डीप चीज़ बताऊंगी अभी नेक्स्ट, कि राहु केतु को लेकर बहुत भ्रम है लोगों को कि पता नहीं क्या ही कर देंगे, लेकिन वो असल में काम किसके थ्रू करते हैं, अगर आपको वो पता चल जाए ना तो कभी आपको डर लगेगा ही नहीं जीवन में। तो ये जो नॉर्थ और साउथ की जो उसकी परछाई है चंद्रमा की, ये राहु केतु है। अब ये राहु केतु की परछाई जिस भी प्लैनेट के ऊपर पड़ेगी, ठीक है, जिस भी प्लैनेट के साथ जुड़ जाएगी, ठीक है, उसके साथ ही चल पड़ेगी। ओके। उसको अपने अंदर, जैसे आप बैठे हो, आपकी एक परछाई जहाँ पे कहीं चलते हैं तो परछाई है, लेकिन वो रियलिटी तो नहीं है ना। इसीलिए राहु केतु को भ्रम के साथ जोड़ते हैं कि इल्यूजन है, सिर्फ ओवर थिंकिंग है, रियलिटी नहीं है, सपना है, ड्रीम है। वो सपना जो किसी ने, कोई भी देख ले, अब जैसे हम सपना देखते हैं नींद में, तो आपको कभी उसका रियलिटी कॉन्सेप्ट कभी समझ में आया? नहीं। कभी वो बंदा दिखा आपको वैसा? रियल बहुत रेयर ही होगा। बिल्कुल। जब राहु केतु जो ट्रांजिट करते हैं, जैसे राहु का ओन साइन है एक्वेरियस, कुंभ राशि जो है इसकी अपनी राशि है। जैसे हमारा अपना घर है, ऐसे ही इनकी भी राशि है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है 2025 मई से लेकर नेक्स्ट 2026 एंड तक जो सिचुएशंस आपको देखने को मिलेगी, चाहे वो वर्ल्ड वार हो, चाहे महामारी हो, चाहे कोई बड़ा डिजिटल रिफॉर्म हो, कुछ भी सैटेलाइट से जुड़ी हुई चीज़ें हों, वो 2026 तक आ जाएंगी सामने। अच्छा। वो एक बेस क्रिएट करेंगी नेक्स्ट 18 ईयर्स का। ये जितने भी रिफॉर्म अगले 1.5 साल में आप देखोगे, क्योंकि 18 महीनों के लिए एक राशि में रहते हैं ये, जो रिफॉर्म होगा वो अगले 18 साल के बाद ही होगा। अब इस राशि में आके ही वो करते हैं। आज से 18 साल पहले अगर थोड़ा सा कोई रिसर्च कर ले तो आपको पता चल जाएगा 18 साल पहले भी कुछ ऐसे रिफॉर्म्स हुए थे जिसकी वजह से आज तक वो चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं लोगों को, अपने पर्सनल जीवन में भी, सोसाइटी में भी। एक्वेरियस क्या राशि होती है? कुंभ राशि होती है कि एक व्यक्ति है, इसका साइन क्या है, इसका सिंबल क्या है? इसका सिंबल है कि एक व्यक्ति है जो घड़ा लेके खड़ा हुआ है और वो घड़े से लगातार पानी गिर रहा है। कहीं पे हम जैसे पोर करते हैं पानी तो गिर रहा है। इसीलिए इस राशि को कहा जाता है कि काल पुरुष कुंडली का 11वां भाव 11वीं राशि है, जो आपकी जीवन की सारी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। लेकिन वो मनोकामना पूरी करने के लिए आपने अपने जीवन में किया क्या? वो 2 तरीके से आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। एक तो वो कि आपने पास्ट में कुछ अच्छा कर दिया, तो अब क्या है कि पैदा होने के बाद आपकी सारी चीज़ें मिल गई। एक वो इच्छा जो आप पैदा होने के बाद अपनी अंदर आती है आपकी, और उसके लिए आप कोशिश करते हो और वो आपकी इच्छा पूरी करता है। 11 नंबर साइन जो है उसका लॉर्ड राहु को बनाने की क्या ज़रूरत है? उसके लॉर्ड तो ऑलरेडी शनि भी है, ठीक है, तो 50-50 दोनों के पास है। अच्छा, ठीक है, तो शनि भी है और राहु भी है। जहाँ पे शनि है वहाँ राहु होते ही होते हैं, जहाँ राहु है वहाँ पे शनि ही होंगे। तो इन दोनों को अलग समझने का मतलब है बेवकूफ़ी करना। तो इसीलिए मैंने बोला कि जब ये कोई भी व्यक्ति अपनी ओन साइन में या अपने घर में आता है तो वो बहुत पावरफुल हो जाता है। बिल्कुल। वो पावरफुल होगा तो मन मर्जी करेगा। वो अभी तक जो नहीं कर पा रहा था, अब एक व्यक्ति पूरी दुनिया में घूम रहा है ना, अब वो इंतज़ार कर रहा था कि मैं घर जाऊं तो मैं वहाँ जाके अब टाइम से ये खाऊंगा वो खाऊंगा, करते हैं ना हम लोग कि कहीं आप विदेश से घूम के आए तो मैं वहाँ जाऊंगा तो ये खाऊंगा। सेम राहु भी वही करेंगे। राहु अभी एक ऐसा प्लैनेट है कि जैसे कि कुंभ राशि को भी हम वायु तत्व की राशि के साथ जोड़ते हैं, है ना। बहुत फ्रीडम वाली राशि है। इसको पुरानी चीज़ें नहीं पसंद, जैसे इसको हर चीज़ में नयापन चाहिए, ब्रॉडनेस चाहिए, नेटवर्किंग चाहिए, बड़ी जगह चाहिए। इसको छोटी जगह नहीं पसंद। जितने कुंभ राशि वाले लोग वीडियो देखेंगे ना वो समझेंगे, वो टाइट जगह में नहीं रह सकते, वो छोटे सर्कल में नहीं रह सकते, वो छोटी सोच में नहीं रह सकते। उनको सब कुछ बड़ा चाहिए, खुल के चाहिए, दबा घुटा नहीं चाहिए। अगर इन लोगों को कोई दबाने की कोशिश करे कि नहीं तुम्हें इतना ही मिलेगा तो ये डिप्रेशन में चले जाएंगे।
क्योंकि उसका लॉर्ड कौन है? राहु है, वो भी वायु तत्व के साथ मिला हुआ है। अब वो दोनों मिलकर आपकी जिंदगी को ऊंचाई पर ले जाने का काम करते हैं। क्योंकि बिना सोच, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला एक लाइन कि चंद्रमा की ये नॉर्थ पोल को राहु रिप्रेजेंट करता है, उसकी नॉर्थ की जो छाया है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो चंद्रमा क्या होता है? चंद्रमा हमारा मन होता है असल में। तो चंद्रमा अगर मन होता है तो किसी के मन का वो हिस्सा जो सोच में डूबा हुआ है, जो पास्ट में डूबा हुआ है, जो एक ऐसे भुलेखे में जी रहा है आपका मन कि जिसकी रियलिटी कभी होती नहीं। जैसे हम लोग कहते हैं कि राहु खराब हो जाता, राहु खराब नहीं होता, ना केतु खराब होता है, कोई खराब नहीं होता। चंद्रमा खराब होगा क्योंकि राहु आपकी सोच को रिप्रेजेंट कर रहा है। मन कैसे कर रहा है? मन की आपके मन का कंट्रोल नहीं है। आप क्या करोगे? सोच गलत हो जाएगी ना। तो ये सोच क्या है? ये राहु है असल में। तो हमारी बॉडी है, इसका नॉर्थ क्या है? सर है ना। थॉट्स कहाँ से आती है? दिमाग से आती है जी। तो इसका मतलब आपकी कहीं पे सोच गलत हुई। जो आपकी सोच है असल में चंद्रमा की सोच, आपके मन की सोच है, दैट इज राहु। ओके। तो वो सोच गलत हुई तो सब कुछ ही गलत है। एक व्यक्ति का मन भ्रमित हो गया, किसी गलत रास्ते पर चला गया, सब कुछ ही खत्म है उसका, है ना। अब केतु क्या होता है? उसी मन का वो हिस्सा जहाँ पे वो जाना नहीं चाहता, वो चाहिए ही नहीं उसको, वो चाहिए ही नहीं, उसकी तरफ उसका अटेंशन ही नहीं जाता। उसको ये लगता है कि ये चीज़ तो ऑलरेडी मेरे पास है। ये सारा खेल जो राहु केतु का है वो असल में चंद्रमा का खेल है, जो आज तक लोग नहीं समझ पाते इस चीज़ को कि चंद्रमा के ही नॉर्थ और साउथ के साथ राहु को केतु को क्यों जोड़ा गया है। कि ये दोनों ही मिलके आपके मन का जो भ्रम है ना, वो राहु है। जब भ्रम टूट गया तो वो केतु है। जब तक आप किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हो तो वो राहु है। जिस दिन आपने उस चीज़ के पीछे भागना छोड़ दिया वो केतु है। इसीलिए राहु को हम लोग क्या बोलते हैं कि ये अटेंशन है, अटेंशन सीकर प्लैनेट है। कि जहाँ जाएगा मुझे देखो, मेरी बात सुनो, ठीक है, मैं तुम्हें बढ़ा दूंगा, खुला चाहिए, बड़ा चाहिए। मैं बोलती हूँ कि राहु को पॉलिटिक्स के साथ जोड़ा जाता है कि अगर पॉलिटिक्स में कोई व्यक्ति क्यों जाएगा भाई, उसका मन होगा, उसकी सोच होगी इतनी ऊंची, तभी जाएगा। तो सारा खेल तो सोच का है। जैसे मैं आपको ऑफिस में भी यही चीज़ समझा रही थी कि सारा जो है मन का खेल है। तो अगर तो आपका मन किसी ऊंचाई की तरफ जाना चाहता है तो दैट इज़ राहु। अगर आप कहीं पहुंच नहीं पा रहे हो या कहीं पे गुप्त होके बैठे तो वो केतु है, वो आपको जाने नहीं दे रहा, आपका मन ही नहीं है, नहीं जाना, छोड़ परे, जो कुछ है दैट्स ओके, है ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब राहु की बात आएगी तो वहाँ पे जो टावर्स देखे आपने, जो टावर्स होते हैं ऊंचे ऊंचे, है ना, फ्लाईओवर्स जो ऊपर की तरफ जाते हैं, ऐसे ऊपर की तरफ जो वेवी हो गया, वो राहु को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर जितने भी आपके कोडिंग है, जितने भी सैटेलाइट्स है, जितने भी आपके आईटी इंडस्ट्री है, जितनी भी इन्वेंशन अभी होगी, जो जैसे मैंने बोला एलन मस्क जो इंडिया में आना चाहते हैं, है ना, हालांकि उनकी नेटवर्किंग बहुत महंगी है, जियो के मुकाबले बहुत महंगा होगा, लेकिन वो फिर भी आना चाहते हैं, वो फिर भी यहाँ मार्केटिंग करेंगे, वो फिर भी आएंगे। पूरा आप देखो कि पूरा एलन मस्क ने पूरा यूएस को कहीं ना कहीं कैप्चर कर रखा है इस समय। तो यही राहु होता है। तो आपकी सोच को वो इतना बुलंद कर देता है कि उसके आगे आपको कुछ दिखेगा नहीं। फिर इसीलिए राहु को साम दाम दंड भेद के साथ जोड़ा जाता है कि जहाँ पे राहु होंगे वहाँ पे आपको कुछ नहीं चाहिए, वहाँ पे तो आपने अचीव करना है वो चीज़। अगर आप नहीं करोगे तो आप डिप्रेशन में हो फिर, ठीक है। ऐसे ही केतु की बात करते हैं हम लोग। केतु जाएंगे सिंह राशि में। सिंह राशि जो है वो सूर्य की राशि होती है, तो केतु की प्लेसमेंट सबसे अच्छी मानी जाती है सिंह राशि में कि केतु ध्वजा, झंडे के साथ जोड़ा जाता है केतु को। कि आपको ना जब सिंह राशि में केतु आता है तो ऐसे व्यक्ति जो है, ऐसे समय में हर कोई व्यक्ति ऊपर उठना चाहता है। अभी तक वो अगर अंडरग्राउंड था तो वो ऊपर उठना चाहेगा, अपनी वो पर्सनालिटी, अपनी वो जो भी चीज़ें उसकी है अंदर, उसकी खासियत है, उसको बाहर निकालने की कोशिश करे, फ्री होना चाहेगा। तो मैंने इसीलिए बोला था कि जब भी केतु सिंह राशि में आएंगे उस समय ना गवर्नमेंट भी होती है। सूर्य क्या होता है, उसका लॉर्ड कौन है? सूर्य है सिंह राशि का। तो वो गवर्नमेंट है, जितना सरकारी तंत्र आप देखते हो उसमें आप देखोगे केतु जाएगा तो सरकारें बदलने के बहुत चांसेस होते हैं।
अच्छा। तो आप देखोगे कि एकदम से डिप्लोमेट्स जो है वो चेंज होने शुरू हो जाएंगे, एकदम से कुछ ऐसे रिफॉर्म्स गवर्नमेंट में आ जाएंगे जो अनकॉमन थे, सोचा ही नहीं था। अचानक से गवर्नमेंट कोई ना कोई चेंज ले आएगी। एक बड़े बदलाव जो रिफॉर्म अभी तक लोग चाह रहे थे या करना चाह रहे थे वो ये कराएगा, बिकॉज कि अभी केतु यहाँ पे फ्री कराएगा, गवर्नमेंट को छुड़ाने के लिए आ रहा है, बांधने के लिए नहीं आ रहा। तो इसीलिए इसको कैंची के साथ, वायर के साथ, ठीक है, पिट के साथ, गहराई के साथ जोड़ते हैं। जितना पाताल के साथ है वो केतु के साथ जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे जो अगला साल आएगा वो बेसिकली लोगों की ज़िंदगी में बहुत सारी उथल पुथल लाने वाला है। और जो लोग हमारे जैसे डिजिटल मार्केटिंग में है या जैसे भी ऑनलाइन है, आने वाला समय सबको मजबूर कर देगा कहीं ना कहीं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आने के लिए। ओके। जो लोग अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे ना इसकी पावर को, पावर ऑफ मीडिया को, अभी तक जिन्होंने 24 तक नहीं किया था, आप देखना मई में सब करेंगे। ओके। तो सबको आना पड़ेगा, वही ग्रोथ तभी होगी लोगों की, कहीं ना कहीं आपको वो ऊंचाई पर तभी जा पाओगे, नहीं तो आप अंडरग्राउंड गायब होने वाले हो। कौन कौन सी इंडस्ट्री में बूम आएगा मैम? दो तो, एक तो बताया आपने डिजिटल मार्केटिंग, और कौन सी इंडस्ट्री है? आईटी सेक्टर, सैटेलाइट्स, नेटवर्किंग, फ़ोन, ये जितने भी आपके जो वायरलेस इंडस्ट्री है वो सारी, जितनी केमिकल इंडस्ट्री है वो सारी, सब इससे। शेयर मार्केट स्पेशली, आप मई के बाद शेयर मार्केट के हाल देखना क्या होता है। क्योंकि बहुत इनक्लाइन होंगे लोग शॉर्टकट में, जल्दी में, क्योंकि राहु अपने साइन में आ रहा है ना, 18 साल के बाद आ रहा है वो। 18 साल के पहले था वो एक्वेरियस में, तो वो 18 के बाद ही आता है। तो अब उसको हर चीज़ चाहिए, वो अचीव करेगा, तो वहाँ पे उसके पास कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता। ना एक्वेरियस साइन के पास कोई रूल रेगुलेशन है, ना राहु के पास है। इसीलिए इनको इसका मालिक बनाया गया कि दोनों खुलेगा, कुछ भी आ जाए, खुला आ जाए, खुले में करेंगे, कुछ भी बात होगी, कहीं दब के घट के नहीं करेंगे, छुप के नहीं करेंगे। तो इसलिए राहु अभी जब आएंगे तो उस समय आप देखोगे कि राहु को हम दादा परदादा के साथ भी जोड़ते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि विश फुलफिलमेंट का नंबर है ये 11 नंबर, 11वां राशि। तो फिर आपके जीवन में अगर कुछ किया है ना अच्छा, तो आपको अब दादा परदादाओं का सारा आशीर्वाद भी मिलने वाला है। तो वो भी बहुत मैटर करेगा इस समय। तो मैम बड़ा मज़ा आता है आपकी बातें सुन के ना, कुछ ऐसी नॉलेज सुनने को मिलती है जो अभी हम जब क्वेश्चंस के लिए रिसर्च करते हैं तो ऐसी चीज़ें उस रिसर्च में भी नहीं मिलती। तो मुझे तो ये फील होता है, आई होप कि हमारी ऑडियंस को भी ऐसा फील होता होगा, जो कि वो कमेंट में भी हमें बोलते ही हैं। जो हमारे पास हर बार हमारे लास्ट 3 पॉडकास्ट जो आपके साथ रहे हैं, तो उनके कमेंट्स जब हम पढ़ते हैं तो बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छे कमेंट्स होते हैं। देखिए, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि ना, ज्योतिष पहली बात तो वैसे काम करती नहीं है जैसे लोग कहते हैं। ज्योतिष वैसी चीज़ों के लिए बनी भी नहीं है। लोगों के दिमाग में बहुत बड़ी गलतफहमी है कि ज्योतिष सीख के वो लोग शायद पता नहीं क्या ही कर लेंगे, लेकिन ज्योतिष असल में बनी है आपके अपने अंदर चेंजेस के लिए। जितने भी ओरिजिनल जो इसका मेन मकसद है ज्योतिष का, वो है आपके अंदर रिफॉर्म लाना, ना कि दुनिया में रिफॉर्म लाने के लिए। एक कोई भी व्यक्ति, अगर हम लोग जो बात करते हैं, जो हम सोशल मीडिया पे, मुझे पता है बड़े सारे लोग हमें सुनते हैं ना जी, कोई भी बात करने से पहले कम से कम आपको 10 बार ये चीज़ सोचनी चाहिए कि आपकी बात से कोई हर्ट भी हो सकता है, बिल्कुल, आपकी बात को लेकर कोई डिप्रेस भी हो सकता है। ये फील्ड उस चीज़ के लिए नहीं बनी है ज्योतिष की, किसी का अपमान किया जाए या किसी का मनोबल तोड़ा जाए। खासकर डराने के लिए जो आजकल बिल्कुल, असल में तो ज्योतिष आपको रियलिटी बताती है कि यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे ठीक कर लीजिए, आपकी ज़िंदगी की सारी तकलीफ़ें दूर है। तो प्रैक्टिकल बात ही मुझे पसंद, मतलब मेरा जो शुरू से यही रहा है कि प्रैक्टिकल चीज़ें होनी चाहिए, और उसको कोई ज़रूरी नहीं है हम थ्योरी में ही पढ़ाया जाए, उसको प्रैक्टिकली समझ सकते हैं, आराम से उसको ढाल सकते हैं। ठीक है, तो मैम हम अपनी 12 राशियों पे आते हैं जैसे, तो उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है, मैं चाहूँगा कि वो आप क्लियर कीजिए, क्योंकि अगर मेरे को वो डाउट है तो शायद ऑडियंस को भी आया होगा कि राहु और केतु, जैसे आपने बताया कि अलग अलग राशियों में वो गोचर कर रहे हैं, तो उनका इम्पैक्ट भी अलग अलग होगा या राहु केतु का सेम ही इम्पैक्ट रहेगा? एक चीज़ें जो जुड़ी हुई हैं ना ज्योतिष की, और राहु और केतु को जैसे हम लोग देखते हैं, तो जो कुछ भी राहु करता है असल में, यानी कि जो कुछ भी आपकी सोच कराती है, उसका नतीजा जहाँ पे केतु बैठा होता है ना, वहाँ पे उसका रिजल्ट आता है। अच्छा, आपकी एक्शन कहाँ है? जहाँ राहु बैठे हो, और उसका रिजल्ट कहाँ आना है? जहाँ केतु है, जहाँ पे केतु बैठा है।
तो इसलिए मैं इन दोनों को कभी अकेले अलग अलग मैं कभी नापती नहीं। ओके। क्योंकि मेरे को पता है कि केतु तो बेचारा वही करने वाला है जो राहु की एक्शन है। अगर एक व्यक्ति ने किसी का खून कर दिया है तो उसका रिजल्ट अलग कैसे हो सकता है? उसका रिजल्ट तो कहीं ना कहीं जेल जाना ही है। ओके। है ना? तो इसलिए इन दोनों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे कि एक दूसरे के 180 पे रहते हैं ये, तो एक दूसरे के साथ ही चलते हैं। एक करता है यानी कि एक बोलता है तो दूसरा सुनता है। ठीक है। इस तरीके से लोग समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैम ये चीज़ तो हमारे क्लियर हो गई। तो इसके बाद आ जाते हैं सीधा के सीधा कि 12 राशियों पर ये जो राहु और केतु का ट्रांजिट होने वाला है, क्या क्या इम्पैक्ट रहेगा। स्टार्ट करते हैं हम अपनी फर्स्ट राशि से लेके 12th राशि तक। ठीक है। बहुत सारे ना आपके पिछले कमेंट सेक्शन में मैंने देखा, पिछले पॉडकास्ट पे लोगों ने बोला कि हिंदी में बोला कीजिए, ज़्यादा अच्छा लगता है हिंदी में बोली। देखिए हम लोग जब फ्लो में बात कर रहे होते हैं ना, हमें नहीं पता होता है हम इंग्लिश में बोल रहे हैं। हम कोई सोच के नहीं बोलते कि इंग्लिश में ही बात करनी है या उसमें। लेकिन जब साइन की बात आएगी तो लोगों को इस चीज़ को समझना चाहिए कि हम राशि की ही बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले मेष राशि की बात कर लेते हैं। तो मेष राशि जब बात होती है तो वो चंद्रमा से ही होती है। चंद्रमा जिनके भी मेष राशि में बैठा है, और उसके विद रिस्पेक्ट ये राहु और केतु उनके 5वें और 11वें घर को इम्पैक्ट करेंगे अगले 18 महीनों के लिए। 18 महीनों में वो नक्षत्र भी बदलेंगे अपने, ठीक है, 3 नक्षत्र भी बदलेंगे ये अपने अपने, वो एक अलग चैप्टर। लेकिन मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला कि 60% मैंने देखा है कि जर्नल गोचर सब पे ही सेम ही काम कर रहा होता है। चार्ट का प्रॉमिस कुछ अलग है तो डिफरेंट थिंग है। ज़्यादा मेजर किस पे हो जाएगा कि जैसे मैंने बोला मेष राशि के 11th में गोचर करेंगे। अब ऑलरेडी अगर राहु वहाँ पे गोचर में नेटल में भी बैठे तो राहु के ऊपर राहु आ गया। अच्छा, ठीक है, और केतु के ऊपर 5वें में केतु आ जाएगा। ये इसको हम बोलते हैं कि थोड़ा सा क्रिटिकल अब लॉकिंग पीरियड इन लोगों के लिए। तो अब ये थोड़ी सी डिस्क्लेमर उन लोगों के लिए कि जिनके ऑलरेडी मेष राशि वालों के राहु और केतु 5 और 11 में बैठे हैं, गोचर वाले भी 5 और 11 में आ गए। अब इनको थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है उन लोगों के लिए जिनके राहु के ऊपर से राहु, केतु के ऊपर से केतु निकलेंगे। तो एक वो लॉकिंग पीरियड होता है, आपके हाथ में अब कुछ वहाँ पे है नहीं, ठीक है, लॉक हो गया, चेन जैसे सिस्टम बांध दिया किसी ने। अब मेष राशि वालों को स्पेशली ध्यान किस चीज़ का देना है कि एक तो अपर एब्डोमेन में कहीं ना कहीं इनकी दिक्कत आएगी। ठीक है, इन लोगों की लर्निंग बहुत बढ़ जाएगी, मंत्र तंत्र साधना इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंक्लाइन हो जाएंगे। कहीं ना कहीं अगर कोई बहुत ज़्यादा फ्रेंड सर्कल के साथ बहुत इंक्लाइन थे, कोई ना कोई ऐसी बात हो जाएगी कि आपका मोह भंग हो जाएगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में जैसे बोला बहुत सारे लोगों का मोह भंग भी होने वाला है रिश्तों से। तो रियलिटी सामने आएगी क्योंकि केतु जहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे रियलिटी लेकर आते हैं। अब राहु इनके 11th में गोचर करेंगे तो नेटवर्क बहुत बढ़ा देंगे। जब आपका नेटवर्क बहुत बढ़ जाता है, मेष राशि का जब नेटवर्क बहुत बढ़ जाएगा तो नेचुरल है पुरानी कई चीज़ें छूटेंगी ना। तो मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला कि आपके राहु जहाँ जो एक्शन करेंगे केतु वहाँ पे रिजल्ट दे देगा। आपकी नेटवर्किंग जब बढ़ेगी तो कुछ पीछे भी तो छूटेगा ना। बिल्कुल सही। तो पुरानी परंपराओं को आप तोड़ देंगे, पुराने दोस्तों को छोड़ देंगे, कुछ नया फिर अचीव करेंगे। ठीक है, तो अवेयर इस चीज़ पे रहना है कि जो भी आप दोस्त बना रहे हो, जो भी आप जिन लोगों के साथ आगे बढ़ रहे हो अपने प्रॉफिट के लिए, देख के सोच के बढ़िए। ये ना हो कि नए के चक्कर में आप पुरानों को छोड़ दें जो कि आपके अभी तक बहुत काम आ रहे थे। ठीक है, वृष राशि वालों की बात करेंगे तो वृष राशि के जिनके भी चंद्रमा बैठे हुए वृष राशि के, तो उनके अगर देखेंगे तो 10th हाउस में राहु देव आ जाएंगे। ओके, ठीक है, अब जब राहु देव 10th में आएंगे तो जैसे मैंने बोला एक्शन है, अटेंशन है। ठीक है, राहु का काम क्या है कि मेरी तरफ देखो, अब मेरे अकॉर्डिंग चलो। अब आप करियर में कुछ ऐसे बदलाव करोगे। ठीक है, वृष राशि वालों को करियर की बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आने के चांसेस हैं, कुछ बड़ा करेंगे, करियर में बदलाव करेंगे। ठीक है, कुछ बड़ा करने के चक्कर में हो सकता है आपको अपने बर्थ प्लेस से कहीं दूर जाना पड़ जाए। बड़ी आसान तरीके से समझा रही हूँ कि अगर आप करियर के विद रिस्पेक्ट कोई बदलाव कर रहे हो तो हो सकता है बड़ी नौकरी के लिए, बड़े बदलाव के लिए आपको अपना घर छोड़ना पड़ जाए। तो मैंने क्या बोला, केतु वहाँ पे रिजल्ट देगा ना। तो आप करियर में 10वें घर में बदलाव करेंगे, 4थे घर में केतु आपका घर छोड़वा देगा। अच्छा, कि अब यहाँ से जाकर ही मिलेगा आपको ग्रोथ। ठीक है, तो क्योंकि केतु कहता है कि पुराना छोड़ोगे तभी तो तेरे को नया दूंगा ना भाई,
है ना। तो राहु जहाँ पे अपनी एक्शन को आगे बढ़ाएगा तो केतु वहाँ पे पीछे वाले को डिक्लाइन करेगा कि उसको अब छोड़ दो, आगे जाना है तो फिर घर छोड़ दे, आगे किसी कहीं और जॉब देख लो, अदर स्टेट में चलते हैं, वर्ल्ड में, फॉरेन में चले जाते हैं, है ना। तीसरी राशि मिथुन राशि की बात करते हैं तो मिथुन राशि के ये 9th हाउस में राहु देव आ जाएंगे। 11 नंबर उनके 9th हाउस में आता है। और जब 9th हाउस में आएगा तो आपको कहीं ना कहीं हायर नॉलेज की तरफ, फॉरेन की तरफ खींचेगा कि कहीं दूर चलते हैं, कहीं बड़ी यात्रा करते हैं, कहीं पे कोई ना कोई ट्रैवलिंग करते हैं बड़ी वाली, ठीक है। क्योंकि 9th हाउस होता है ट्रैवलिंग का, फादर का भी होता है, आपकी हायर नॉलेज का भी होता है। आपको मिथुन राशि वालों को ये राहु कहीं ना कहीं हायर स्टडी की तरफ इंक्लाइन ज़रूर करेगा। अगर आपने, चाहे आप MBA हो, चाहे आपने मास्टर कर रखी है, आपने कुछ भी कर रखा है, आपको ये राहु देव कोई ना कोई नई चीज़ ज़रूर सिखाएगा जिसमें आपकी ग्रोथ है, जिसमें आपकी ग्रोथ है, बिकॉज 9वां घर फॉर्च्यून का भी है। ओके। तो अगर मिथुन वाले मुझे पूछेंगे कि मेरा ग्रोथ क्या है, तो मैं ये कहूँगी कोई ना कोई कोर्स ले लो भाई अगले 18 महीनों के लिए, कोई ना कोई डिप्लोमा कर लो, ठीक है, या फिर कोई लॉन्ग जर्नी कर लो, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे मिथुन वालों को सिर्फ ध्यान ये देना है कि फिर केतु उनके 3rd हाउस में रूल करेंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा अपनी ओवर नॉलेज को वेलमिंग करने के चक्कर में कहीं ना कहीं बाहर आना जाना छोड़ देगा। अच्छा, ठीक है। इसको भी कहीं ना कहीं अब आइसोलेशन में जाना अच्छा लगेगा कि मैं अकेला ही ठीक हूँ, तो कहीं ना कहीं मिथुन राशि वाले आइसोलेशन में और जाएंगे, कहीं ना कहीं वो अकेला रहना पसंद करेंगे, क्योंकि पढ़ना है ना, तो वो कट जाएंगे सबसे, ना पड़ोसियों से, ना सिबलिंग से, ना किसी और से। तो अब उनको करेज करने के लिए कहीं अगर उनको कोई बोलोगे ना मिथुन वालों को कि कहीं चले घूमने, तो नहीं जाएंगे, इनको वैसे भी नहीं पसंद होता, तो वैसे भी नहीं जाते ये। तो ये चीज़ है, ठीक है। कर्क राशि वालों की बात करेंगे जब, तो कर्क राशि वालों के भी थोड़ा सा इनके 8th हाउस में अब गोचर करेंगे राहु। 8th हाउस होता है आपके छुपे हुए शत्रु, या वो आपकी प्रॉब्लम्स जो कि अभी तक छुपी हुई थी। अच्छा। अब ये राहु ना उनको बढ़ाएगा आगे यहाँ पे, ठीक है। अगर जो लोग ऑकल्ट में हैं, जो लोग रिसर्च में हैं, जो लोग माइनिंग, क्रूड लाइन या CA हैं, या इंश्योरेंस सेक्टर में हैं, क्लेमिंग इंडस्ट्री में हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है उनको, वहाँ राहु तो बढ़ाएगा ही। अब वो कर्क वालों को क्या कह रहा है कि रिसर्च कर, कि तेरी ग्रोथ मैं करवाऊंगा, तेरी सारी विश फुलफिलमेंट मैं कराऊंगा, लेकिन उसके लिए अभी तक तूने ग्रोथ रिसर्च नहीं की, कुछ तो ऊपर ऊपर पे चल रहे थे तुम, अब तुम रिसर्च करो। तो अब क्या होगा कि ये रिसर्च में जाएंगे, और इनका कहीं ना कहीं रिसर्च में पैसा भी खर्च होगा, क्योंकि केतु 2nd हाउस में सेविंग के घर में आ जाएगा। ओके। तो फिर ये फैमिली भी होती है, फूड भी होता है, फिनेंस भी होता है, आपका रिसर्च पे पैसा भी खर्च होगा। आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपने इन-लॉज के थ्रू कोई ना कोई परेशानी भी झेलने पा रहे हो। अगर आप बिना सोचे समझे कोई बड़ा डिसीजन फ़ायदा उठाने के लिए, क्योंकि 11 नंबर का साइन बेसिकली ना फ़ायदे का है, तो आप अपने फ़ायदे के चक्कर में कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट कर दो, शेयर मार्केट में पैसा लगा दो, कुछ भी कर दो, तो ये केतु आपका सारा बैंक बैलेंस उड़ा देगा वहाँ से। ओके। तो बहुत अवेयर रहने की चीज़ है कर्क राशि वालों को कि इनको कोई भी इन्वेस्टमेंट, कोई भी काम कहीं पे करना है तो ये सोच के करें कि सारा पैसा उड़ने वाला है, इनका बैंक ज़ीरो हो जाएगा इस समय, अगर वो बिना सोचे समझे करेंगे, ठीक है। तो रिसर्च में है तो पहले सोचिए समझिए फिर चलिए। सिंह राशि वालों के तो लगन में ही केतु आ जाएंगे और इनके 7वें घर में राहु आ जाएंगे। सिंह वालों की सिर्फ एक ही प्रॉब्लम होगी कि ओवर थिंकिंग बहुत बढ़ जाएगी, लापरवाह बहुत हो जाएंगी, बिकॉज 7वां घर होता है वो इनके पार्टनर का होता है। इनके पार्टनर को पूरा फैलाव मिल जाएगा दुनिया में, बहुत फैल जाएंगे वो। जितने भी सिंह वाले वो मुझे बताना नीचे कमेंट सेक्शन में कि सिंह वालों के लिए सबसे अच्छी चीज़ है कि इनके लाइफ पार्टनर को वो ग्रोथ मिलेगी जो आप चाह रहे हो। अच्छा। मिलेगी उनको, क्योंकि राहु आपके 7th में आ रहा है। आपकी हर इच्छा पूरी किसके थ्रू कराएगा? आपके पार्टनर के थ्रू कराएगा। ओके। और अगर आप अपने पार्टनर के साथ हो, उसके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हो, कोई डिस्प्यूट नहीं, कुछ नहीं, तो आपकी हर इच्छा आपका पार्टनर पूरी कर देगा दुनिया की। आपको सोचने की ज़रूरत नहीं,
लेकिन अगर कहीं पे आपकी कहीं ना कहीं रिलेशनशिप इशू है तो ये कहीं ना कहीं आपको उससे मोह भंग भी करा देगा। मैंने क्या बोला है कि मोह भंग भी कराएगा फिर ये कि ये बंदा नहीं, कुछ चेंज, क्योंकि राहु जिस भाव में आएगा वहाँ पे उसको चेंज चाहिए ही चाहिए। उसने अपना मज़े लेने के लिए, उसने अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, उसने नहीं देखना कौन सा रिश्ता है, उसने नहीं देखना किसका क्या नुकसान हो रहा है, उसको अपनी इच्छा पूरी करनी, क्योंकि वो इच्छा आपके मन की है। जैसे स्टार्टिंग में मैंने बोला, आप राहु केतु को राहु केतु ना समझ के वहाँ पे चंद्रमा के विद रिस्पेक्ट देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको कि मन की सोच ही तो है ना, कि आप अपने पार्टनर से कोई उम्मीद कर रहे हो बहुत ज़्यादा और वो पूरी नहीं कर पाया तो क्या होगा, मन खट्टा हो जाएगा। आपने ये वर्ड सुनी है जी, कि मन खट्टा हो गया। बिल्कुल। तो खट्टी चीज़ें केतु से होती हैं। अच्छा, मन खट्टा मतलब मून एंड केतु, कि आप हट गए अब वहाँ से, अब नहीं चाहिए। तो इसीलिए सिंह राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है अगर उनके पार्टनर ऑनलाइन है, किसी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं या किसी भी है, तो बहुत अच्छा फैलाव उनको मिलने वाला है और उनको बिल्कुल जेलस नहीं होना चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए, इसी में उनकी भलाई है। ठीक है। कन्या राशि वालों के ये 6th हाउस में राहु देव आ जाएंगे, यहाँ पे बैठ के वो सीधा संबंध 12वें घर के साथ। जितने कन्या राशि वाले फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं तैयार हो जाएं, ज़रूर करेंगे। ठीक है। दूसरा, इनके अगर केतु कहेंगे तो वो 12th हाउस में आ जाएंगे। अब जितना ज़्यादा ये लोग फॉरेन जाने के लिए इतना ज़ोर लगा देंगे, इतना ज़ोर लगा देंगे कि केतु कहेगा चलो जाओ, जाओ घूम के आओ, जाओ। क्योंकि आप जोर कहाँ पे लगा रहे हो, छठे घर में। ठीक है। तो जॉब के विद रिस्पेक्ट जा रहे हो, सर्विस के थ्रू जा सकते हो, किसी कंपनी के थ्रू जा सकते हो, किसी क्लाइंट के थ्रू जा सकते हो, कि कोई आपको, जैसे हमारे जैसे जो ऑकल्ट में लोग हैं, क्लाइंट आपको लेके जा रहा है बाहर, तो सर्विस जब छठे में आएगा तो जॉब के थ्रू जाओगे आप। अच्छा। किसी ना किसी सर्विस के थ्रू जाओगे, किसी ना किसी बीमारी के थ्रू जाओगे, क्योंकि छठा घर है इसी चीज़ का। ठीक है। जितने लोग देश छोड़ के भागते हैं वो भी यही वाला कॉन्सेप्ट होता है। है ना। तो जैसे मैंने बोला कि जिनके ऑलरेडी छठे में 11 नंबर है, यानी कि कन्या वालों के जो है छठे घर में 11 नंबर आता है, तो ये अपनी जॉब में इनको जो ये चाहते हैं इनको जॉब में वो मिलता है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है उसको एंजॉय नहीं करते, क्योंकि केतु 12 में बैठा है। तो जो एंजॉयमेंट का हाउस है, मज़े का, फ्री विल का, वो केतु है। अच्छा। तो वहाँ पे ना ये बड़ा वो फील करते हैं कि इतना कुछ किया लेकिन मिला तो कुछ नहीं। तो उनको ना कहीं अपने लाइफ में सुखों को भोगने में ना हमेशा कमी महसूस होती है। ये समय भी ऐसा ही रहेगा कन्या वालों के लिए, है ना। कोई बड़ा रोग चल रहा था, छुटकारा मिलेगा। कोई भी आपको कोई ऐसा जॉब से जुड़ी हुई प्रॉब्लम चल रही थी, आपको बहुत अच्छा टाइम पीरियड इनके लिए रहने वाला है। तुला राशि वालों के लिए राहु देव इनके 5th भाव में और केतु इनके 11th हाउस में आ जाएंगे। ऐसी स्थिति में हम लोग ये कहते हैं कि तुला राशि वाले थोड़ा तैयार हो जाएं। 5वां भाव आपके संतान का है, फॉरेन जा सकते हैं आपके बच्चे, आप जाना चाहते हो किसी भी हायर स्टडी के लिए जा सकते हो। जब भी आपके 5वें भाव में राहु आएंगे, वो भी 11 नंबर में, वैसे भी इनकी इच्छा, तुला वालों की हर इच्छा इनके बच्चे पूरी करते हैं, क्योंकि 11 नंबर इनके बच्चों के घर में है। ये जो भी चाहते हैं ना, इनको अपने बच्चों से बहुत कुछ मिलता है। ठीक है। वो अलग चीज़ है कि आपके चार्ट का प्रॉमिस कुछ अगर गलत है तो धीरे मिलेगा, है ना, देर से मिले, लेकिन मिलता है। इतना है कि अगर मेरे से कोई पूछता है कि मेरी इच्छा कहाँ से पूरी होगी, तो मैं 11 नंबर साइन को ही 11 नंबर राशि को ही देखती हूँ। वो जिस भाव में बैठा है वहाँ पे आपकी इच्छा पूरी होनी ही होनी है। आपको वहाँ पे मिलना ही मिलना है, बस आपको थोड़ा ध्यान देना है। तो राहु अब आके आपको ध्यान दिलाएगा। ठीक है। क्योंकि अटेंशन सीकर है ना, वहाँ पे बैठ गया तो आपको लर्निंग की तरफ लेकर जाएगा, नई आपको साधनाओं की तरफ लेकर जाएगा, आपको एडवाइजरी की तरफ लेकर जाएगा। लेकिन केतु जब 11th में आएगा तो आपको कहीं ना कहीं वो बाहर वाली जो दुनिया है, जो 11वां घर होता है, बाहर वाली दुनिया जहाँ 5 नंबर का साइन, उससे काट देगा। आप कहीं ना कहीं सीमित कहाँ हो जाने वाले हो। आपका पूरा दायरा अगले 18 महीने कहाँ रहेगा, लिब्रा वालों का, तुला वालों का 5वां घर। मेरे को यही चाहिए। आप बस उसी के इर्द गिर्द घूमना शुरू कर दोगे, और ये अच्छी चीज़ भी है। लेकिन वही चीज़ मैंने जैसे बोला कि ओवर किसी चीज़ को मत करिए कि बच्चों के पीछे इतना ही पागल हुए फिर हो कि वो बच्चे ही छोड़ के निकल जाएं आपको।
तो 11वां घर फिर वही आ गया ना सामने, तो छुड़वा भी देगा फिर केतु। ठीक है, नेक्स्ट हमारी स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि जो मेरी भी है। तो आप देखो कि स्कॉर्पियो या वृश्चिक राशि ऑलरेडी आइसोलेशन की है। मैं इसको बोलती हूँ कि सबसे ज़्यादा छुपे हुए गुणों वाले लोग होते हैं सबसे ज़्यादा, जिनकी क्वालिटीज़ शायद ही कोई नाप पाए दुनिया में। एक 4, 8 और 12, इनमें जितनी क्वालिटीज़ होती हैं ना, 4 वाले ये हैं, है ना। अच्छा। कुणाल 4 वाले हैं, आप 8 वाले हो, लगन है ना, मैं भी 8। 4, 8, 12 जो है एक ऐसे हिडन साइंसेस के राशियां हैं कि इनकी गहराई अगर कोई नाप जाए तो ऐसा तो अभी तक कोई पैदा हुआ नहीं। इनके अंदर की जो फीलिंग्स है, इनके अंदर की जो इन्वेंशन है, जो क्यूरियोसिटी है, वो कभी नहीं। ये 24 आवर्स लोग जागते हैं, इसीलिए आपने अपनी कंपनी का नाम भी पिक्सॉल लिखा। सही बात, उल्लू तो ले ही आए हो, तो उल्लू रात को जागते हैं। बिल्कुल। तो 4, 8, 12 वाले सोते नहीं कभी भी। आप इनको 4 बजे भी आवाज़ मारोगे जागते मिलेंगे। अब राहु देव इनके 4th हाउस में गोचर करेंगे अगले 18 महीने। तो अब इन लोगों ने अगर कोई प्रोग्राम बनाया है कि आपका घर बड़ा किया जाए, क्योंकि मैंने बोला कि चौथा घर आपके घर का है, मदर का है, और आपके होमली जो एनवायरनमेंट हो। अब राहु वहाँ पे आके क्या करेगा, बड़ा कर, है ना। आपका फोकस अगर अभी तक नहीं था ना पिछले 18 सालों में घर की तरफ, अब ये अगले 18 महीनों में आपके घर में बड़े बड़े चेंजेस करा के दे। बड़ा घर, ठीक है, आलीशान होना चाहिए, बड़ी एंट्री वाला होना चाहिए। राहु को ब्रॉडनेस चाहिए, वो टाइट में नहीं रह सकता, ठीक है। लेकिन केतु फिर 10th में भी आ रहा है आपके, तो वो कहता है कि बेटा अगर तुम घर बड़ा करोगे तो कहीं ना कहीं प्रोफेशन की तरफ भी आपको बहुत ध्यान देना चाहिए। ये ना हो कि आप घर बड़ा करने के चक्कर में अपनी जॉब छोड़ दो, अपना काम आप डिले कर दो, ठीक है। तो अगर आप वो करने लग गए तो कहीं ना कहीं वो होगा। लेकिन इसके साथ साथ एक प्लस पॉइंट बता दूं कि केतु जहाँ पे होते हैं वहाँ पे मल्टीपल चीज़ें होती हैं। अच्छा। राहु को एक ही चीज़ चाहिए होती है, मेन फोकस। ये जो लाइट देख रहे हो ये राहु है, लेकिन केतु ये नहीं है। केतु ये है मल्टीपल माइक्स, मल्टीपल चीज़ें। तो आप जैसे बड़ा घर बनाने की कोशिश करेंगे स्कॉर्पियो वाले, उसके लिए मल्टीपल प्रोफेशन एडिशन भी करेंगे। ये भी काम कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, तो आपके लिए स्कोप भी खोलेगा वो। तो अभी तक एक लाइन से पैसा आ रहा था, तो अब मल्टीपल लाइन से वो देगा। धनु राशि वालों के राहु देव जो है 3rd हाउस में गोचर करेंगे, और अभी तक इनकी जो भी धनु राशि वालों को छोटे बहन भाइयों का बहुत सपोर्ट रहा है। अगर ये अभी देखोगे तो इनके बहन भाई भी कहीं ना कहीं फॉरेन ट्रैवल कर सकते हैं, कोई ना कोई बड़ी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। और ये लोग खुद सैजिटेरियस या धनु राशि वाले अगर कहीं पे भी अगर अभी तक खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पाए, तो अब ये अगले 18 महीने सेल्फ के लिए कहीं घर से दूर जा सकते हैं। कुछ ना कुछ नया काम करने के लिए घर से दूर जाना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अभी तक ये सब कुछ घर से ही कर रहे थे, तो अब ये बाहर निकलेंगे, कहीं ना कहीं खुद की मार्केटिंग पे काम करेंगे, क्योंकि तीसरा घर मार्केटिंग का है, तीसरा घर पराक्रम का होता है। वहाँ राहु आता है ना, तो आपके हाथ में हथियार देता है वो। तो तीसरे घर में हम लोग मानते हैं कि ये राहु इतना पावरफुल हो जाता है कि वो एक हाथ से AK-47 भी चला सकता है, इतना पावरफुल हो सकता है। इसीलिए इसको यहाँ पे 3rd कालपुरुष कुंडली में उच्च का माना जाता है। तो अब ये धनु राशि वालों को थोड़ा सा अवेयर रहना चाहिए कि अगर वो कहीं पे भी इस ऐसे प्लेटफॉर्म पे नहीं है जहाँ पे उनके काम से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जहाँ पे उनका करियर है, तो इनको अब जाने का मौका मिलेगा, ठीक है। लेकिन साथ के साथ केतु के लिए कुछ और एडिशन भी कर देती हूँ कि नई नई चीज़ें हर चीज़ में होंगी। केतु होली प्लेसेस भी है, होली प्लेसेस जो धार्मिक जगह, धार्मिक तीर्थ स्थान होते हैं ना, वो भी केतु के साथ भी जोड़े जाते हैं। तो अब केतु जो है इनके 9वें घर में होगा, तो इनको जगह जगह जो है कहीं ना कहीं धार्मिक जगहों पे जाने का मौका मिलेगा, साधु संतों की टोलियों के साथ बैठने का मौका मिलेगा। जैसे कुंभ लग रहा है, अभी कुंभ स्टार्ट हो जाएगा जनवरी से, तो कुंभ में जाने का मौका मिलेगा। तो स्पेशली धनु वाले ज़रूर जाएंगे, क्योंकि उनके 9वें घर में केतु आ रहे हैं, राइट। अगली राशि की बात करेंगे तो है मकर राशि। मकर राशि वालों के 11 नंबर आती है इनके
सेकंड हाउस में और केतु चला जाता है 8th में। फिनेंस को लेकर पॉजेसिव हो जाएंगे एकदम से, पैसा 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 पैसा, अपनी फैमिली, अपना खाना, अपनी हर तरह की सेविंग के लिए पॉजेसिव, बड़ा पैसा चाहिए, उसके लिए शेयर मार्केट में भी जाएंगे, उसमें ये मल्टीपल सोर्सेज से पैसा कमाने की कोशिश करेंगे। केतु इनके 8th में आएंगे तो इन लोगों को कहीं ना कहीं ऑकल्ट में जाने का इंटरेस्ट भी जागेगा कि मेरे को इसमें जाना है, तो कहीं नई नई खोजें निकालेंगे। अब कोई इंसान को पैसा कमाना है, अगर बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए तो खोज करेगा ना, बिल्कुल। तो केतु क्या कहता है कि पहले खोज कर लो फिर तुम अगला काम करना। तभी मैंने बोला दोनों पैरेलल ही चलते हैं, दोनों की एक्शन मिलके ही चलती है, दोनों अलग हो ही नहीं सकते। कोई और प्लैनेट हो तो मैं मान लूँ कि चलो वो अलग काम, ये नहीं करते। तो आप अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, कोई भी पैसे से जुड़ा मामला है आपका, आप अब पैसा, फैमिली, खाना, पूरा वर्ल्ड घूमने का आपका मन है मकर वालों का, तो घूम सकेंगे। लेकिन साथ के साथ मैंने जैसे बोला रिसर्च करनी बहुत ज़रूरी है। इस समय इनका हो सकता है कि कोई ना कोई फादर से जुड़ी हुई कोई हेल्थ इशू आ जाए, कोई बोन फ्रैक्चर होने के चांसेस होते हैं ऐसे समय पर। ठीक है, अगर ये ऑकल्ट में है या कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं, अपनी सेल्फ इमेज पे ज़रूर काम करें। अगर ये अपनी फेस वैल्यू पे मकर वाले काम नहीं करेंगे तो फिर लोग इनका फ़ायदा बहुत उठाएंगे, तो फिर ये पीछे रह जाएंगे। इसीलिए मकर राशि वाले हमेशा पीछे रह जाते हैं, बिकॉज 11 नंबर साइन उनके दूसरे घर में आता है, वो राहु का साइन है, एंड राहु इज़ योर फेस वैल्यू। राहु को फेस वैल्यू चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो मकर वालों को मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप 11 नंबर साइन देखो, आपकी फैमिली, आपका खाना, आपकी सेविंग बहुत मैटर करती है। अगर आप उसको मेंटेन करके चलोगे तो ज़िंदगी में आपकी इज्जत भी होगी, सम्मान भी होगा, सब कुछ होगा। सेकंड लास्ट राशि हमारी कुंभ राशि। अब इनके तो लगन में ही राहु आ जाएंगे, है ना, और केतु इनके 7th में। जैसे सिंह राशि वालों को मैंने उल्टा बोला था ना कि उनका पार्टनर के थ्रू सारी इच्छाएं पूरी होंगी, यहाँ पे उल्टा है। यहाँ पे इनके जो सारी इच्छाएं, इनकी जो सारी इच्छाएं जो पूरी करेंगे ये अपने पार्टनर की करेंगे। अच्छा, ठीक है। अभी राहु आपके लगन में है तो 7वें घर में आपके केतु आ गया, आपका पार्टनर मजा लेगा अब। ठीक है, वो आपके पार्टनर को हो सकता है कि आपसे थोड़ा डिटैच करने की कोशिश करे, आप ज़्यादा ही ओवरवेलमिंग हो जाओ, ज़्यादा ही पॉजेसिव हो जाओ, कितने बजे जा रहे हो, कितने बजे खा रहे हो, कितने बजे कहाँ जा रहे हो, हर चीज़ पे डिटेक्शन चली गई। राहु लगन में आ गए आपके, तो आपको ओवर थिंकिंग कर देगा। तो पार्टनर इस चीज़ से तंग होके भाग भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा, तो आपको ओवर भी नहीं होना है ना। तो 18 महीने के लिए आपको ओवर थिंकिंग में डाल देगा। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि अगर आप कहीं पे भी कोई ऐसी फील्ड में हो जो फॉरेन से जुड़ी हुई है, आईटी से जुड़ी है, एमएनसी में काम करते हो, कोई भी रिसर्च वर्क है आपका, ओकल्ट है, आपको बहुत हेल्प करेगा, आपको फेस वैल्यू दे के जाएगा। आपकी इच्छा जो है वो कहाँ से पूरी होनी है, खुद से ही। एक्वेरियस वालों की एक अच्छी चीज़ क्या है जिसमें राहु जो है स्वराशि के माने जाते हैं कि ये लोग बहुत फ्री माइंडेड होते हैं, बोल्ड होते हैं। ठीक है, और राहु भी बोल्ड होता है। इसी करके इनको अगर ये कहीं पे भी अगर नैरो माइंडेड हो गए ना जीवन में, तो ये कभी ग्रोथ नहीं करेंगे, कभी भी नहीं। इनको खुल के जीना चाहिए, डरना नहीं चाहिए कभी भी जीवन में। तो अब ये एक्वेरियस वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं कुंभ राशि वालों को आगे बढ़ने का बहुत सारा मौका मिलेगा। बच्चों से जुड़ा, अपनी खुद से जुड़ा हुआ बहुत सारे डिसीजन ये लेंगे, ग्रोथ भी करेंगे जीवन में। ठीक, लास्ट राशि हमारी पाइसेस, मीन राशि के। ये 12वें घर में गोचर करेंगे राहु। 12वां घर फॉरेन के साथ है। अगर तो इन लोगों ने प्लान कर रखा है फॉरेन ट्रैवल का, जहाज़ में घूमने का, तो गुड है। नहीं है तो फिर ये पैसा कहीं और जाएगा, या तो लिटिगेशन में जाएगा या डॉक्टर के पास जाएगा। अच्छा, फिर तो जहाज में घूम लो। तो मेरे ख्याल से मीन वालों को ट्राई करना चाहिए अगले 18 महीने में एक चक्कर तो जहाज़ में ज़रूर लगाए, एक प्लेन में ज़रूर चक्कर लगाए। बिकॉज 12वां घर जब एक्टिव होता है ना, तो वो आपको अपनी जगह से बड़ी दूर लेकर जाता है। अच्छा, तो अगर बड़ी दूर जाना चाहते हो तो बहुत अच्छा है, यानी कि जैसे छोटा मोटा ट्रिप ले लो, आप कुछ भी कर लो। लेकिन अब जैसे मैंने आपको बोला कि राहु और केतु पैरेलल ही चलते हैं। जब आप बाहर जाओगे तो 6ठा घर एक्टिव होगा आपका, वहाँ केतु आ गए 180 पे, तो बाहर कैसे जाओगे? बाहर अपनी रूटीन को छोड़ कर ही जाओगे, जॉब को छोड़ कर ही जाओगे, है ना।
तो ऐसे भी बहुत सारे लोग स्पाइसेस वाले मिलेंगे आपको जो जॉब क्विट करेंगे। तो मीन राशि वालों को कहीं ना कहीं जॉब स्विच करने का भी मौका मिलेगा। अगर वो बड़ी जॉब में जाना चाह रहे हैं या कहीं पे फॉरेन में जाना चाह रहे हैं, यहाँ से उनको कंपनी ट्रांसफ़र कर दे, ऐसे भी बहुत सारे मौके मिलते हैं ना लोगों को। तो वो अच्छा रहेगा। बस खर्चा थोड़ा सा करिए, ठीक है। अगर नहीं करना चाहते तो फिर वो कहीं और हो जाएगा। डेफिनेट है राहु एक बहुत बड़ा खर्चा कराएगा मीन राशि वालों को। ओके, तो जैसे केतु अलग अलग जगह पे फोकस करता है तो अलग अलग सेक्टर्स में भी हो सकता है ये चीज़? बिल्कुल, डेफिनेट, सेम ही। तभी तो मैंने बोला है कि राहु बोलता है और केतु सुनता है। जैसे आप बोलोगे तो ये हम एक दूसरे की बात सुन रहे हैं, यही है। तो केतु को कान के साथ जोड़ते हैं इसीलिए कि आप जो सुनते हो वो केतु है। जैसे कहते हैं ना, इसके तो कान ही खराब है, सुनता नहीं है, ये बंदा मेरी सुनता नहीं। आप देखोगे ना उसका वीनस के साथ केतु होगा, बंदा नहीं सुनेगा, जो मर्जी कर लो आप। बंदी सुनेगी नहीं, जो मर्जी कर लो। देख लेना भाई किसके चार्ट पे क्या है। आपके चार्ट पे क्या है, आपने छुपा के रखा हुआ है, निकालेंगे इनका चार्ट। तो ये तो था मैम कि कैसा जाने वाला है 2025। हमने ओवरऑल भी समझा, हमने 12 राशि के हिसाब से भी समझा। अब मैं जैसे कि सभी चाहते हैं कि भाई उनकी लाइफ में, जैसे आपने पॉजिटिव भी बताया, किसी के लिए नेगेटिव भी होगा, तो हर कोई चाहता है कि उनका 2025 अच्छा जाए। और हम भी चाहेंगे कि जो लोग हमें सुन रहे हैं उनका 2025 अच्छा जाए। और 18 महीने जो राहु केतु, काफ़ी लंबा टाइम होता है। हाँ, बहुत लंबा टाइम है। अगर उनका ख़राब जाने वाला है तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी उनकी लाइफ में। तो वो कैसे बेटर कर सकते हैं, क्योंकि 3-4 ही हमारी लाइफ के मेन फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, 3-4 चीज़ें ही होती है। अगर हम इनको एक एक करके और उन राशियों को हम ले लें कि भाई कौन सी राशि के लिए हमारी मनी के रास्ते खुलने वाले हैं या फिर किसको संभल के रहना होगा, किसी के ज़्यादा खर्चे होने वाले हैं, उसको अगर आप रेमेडी प्लस सजेशन के साथ अगर आप देना चाहें तो। जी, जैसे आप लोगों को किसी को भी डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली रेमेडी जो मैंने स्टार्टिंग में बोला कि राहु केतु कुछ है ही नहीं असल में, ये भ्रम है आपका, आपकी सोच है, वहाँ पे ऑब्सेशन है आपका, है ना। राहु इज़ ऑब्सेशन और केतु को डिटैचमेंट के साथ जोड़ते हैं कि जब आप बहुत ही ऑब्सेशन ख़त्म कर लेते हो ना, जब किसी चीज़ को अचीव कर लेते हो, उसके बाद फिर उससे मोह भंग भी तो होता है ना। बिल्कुल सही। तो वही चीज़ें, तो कहीं पे भी कुछ जब रेमेडी की बात आती है तो सबसे पहली रेमेडी चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करिए। चंद्रमा क्या होता है? मन है आपका, ठीक है, आपके सुख है। असल में हम लोग जो भी गलतियां करते हैं जीवन में वो 2 ही वजह से करते हैं कि जीवन में अथाह सुख आ जाए, मेरा मन खुश हो जाए। मन की खुशी के लिए मैंने जैसे बोला, मैं अभी अल्लू अर्जुन देख के आई हूँ। मुझे उसका डायलॉग याद आ गया कि वो बोलता है कि भाई अब तो हम बहुत ऊपर आ गए हैं। तो वो कहता है कि भाई जब ऊपर आ जाते हैं ना तो ईगो को थोड़ा नीचे रखना चाहिए। तो ये ईगो को नीचे केतु देव लाते हैं। तो वो कहता है कि जब आप मन के, कहते हैं हारे हार है, मन के जीते जीत। मन को, सारा खेल मन का है। राहु केतु के साथ तो स्पेशली चंद्रमा, अपने मन को स्ट्रॉन्ग करिए। आप बिल्कुल इच्छा शक्ति करिए, इच्छा जगाइए अपने अंदर किसी चीज़ की कि मुझे वो चीज़ अचीव करनी है, लेकिन ओवर मत करिए। ओवर होगा तो केतु देव आपकी टांग खींच के नीचे गिराएंगे। इसीलिए मैंने बोला दोनों इकट्ठे हैं। डिप्रेशन में क्यों हो जाता है इंसान? राहु केतु की वजह से जाता है कि आप ओवर थिंकिंग करे जा रहे हो, कुछ ऐसा है ही नहीं। आपने किसी की वीडियो देखी, आपको टेंशन हो गई कि हो ये प्लैनेट का तो ये बोल दिया है, अब हमारा क्या होगा। भाई अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं, आपने जस्ट एक बात सुनी और उसके बाद आप उसको ओवर थिंकिंग करते 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 उसको इतनी पीक पे ले गए कि ठा करके नीचे गिरे। तो वो जो गिराने वाला पोर्शन है वो केतु है आपकी सोच को, है ना। तो अपनी मन को कंट्रोल करिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है। तो चंद्रमा को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? पहले तो मास्टर रेमेडी उसके लिए देती हूँ, क्योंकि मैं उस पर बहुत फोकस करती हूँ। हमारे ऋषि पराशर ने भी यही बोला कि आपकी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा, ये दोनों प्लैनेट भोगने वाले प्लैनेट हैं। इनके ऊपर ज़्यादातर किसी तरह का दोष नहीं लगता। ये चंद्रमा मन है और सूर्य आपका आत्मा है। तो ये दोनों प्लैनेट ही कराते हैं सब कुछ आपसे। तो चंद्रमा स्ट्रॉन्ग कैसे होता है? सबसे पहले कि आप कोई भी चीज़ की इच्छा करते हो तो उसकी आपको बाउंडेशन पता होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि क्या आप उसके लायक हो। आपको अपनी बाउंड्री पता होना चाहिए। अपनी बाउंड्री क्रिएट करिए वहाँ पे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चलिए, छोटे छोटे स्टेप लीजिए
कभी जीवन में बड़ा स्टेप मत लीजिए। अगर आप अनजान हो किसी सब्जेक्ट को लेकर या कोई भी आप ज़िंदगी में स्टेप उठाने जा रहे हो तो पहले छोटा स्टेप उठाइए। बिकॉज चंद्रमा 2 पक्षों से चलता है, एक है कृष्ण पक्ष, दूसरा है शुक्ल पक्ष। आधे 15 दिन वो घटता है, 15 दिन वो बढ़ता है। यही राहु केतु है, बस समझ लो। तो आपके अंदर वो अगर बैलेंस हो गया, आपको ये समझ में आ गया कि मन तो कर रहा है, खाना है ये चीज़, लेकिन क्या वो चीज़ कितनी खानी है, तो वो कंट्रोल जो है वो केतु है आपका। तो वो आप बैलेंस बना के चलोगे, अपने मन को कंट्रोल करिए। आप सिल्वर वाटर पी सकते हो, चांदी के ग्लास में पानी पी सकते हो, ठीक है। आप चावल खा सकते हो, चावल खाइए, चावल खाने से मन बहुत खुश होता है। ओके। मैं कहती हूँ अगर आपके पास चांदी की चीज़ें नहीं हैं कोई बात नहीं, आप चावल को भिगो लीजिए, ठीक है। 2 चम्मच चावल को भिगोइए। जितनी मर्जी किसी को गुस्सा चढ़ता हो, आप 4 दिन करके देखना, मुझे बताना फिर। जितना मर्जी गुस्सा चढ़ता हो उसको बोलो कि 2 चम्मच चावल के भिगो ले और उसको 2 घंटे के लिए भिगो लो, साफ सुथरा करके, मतलब उस पानी को आप सिप सिप करके दिन में पी लो। ओके। जितना मर्जी बीपी हाई होता हो किसी का, अच्छा। इससे मास्टर रेमेडी कोई नहीं। क्योंकि जब आपको एंग्जाइटी होती है वो मंगल की वजह से होती है, जब आपको कोई भी तकलीफ होती है शनि की वजह से होती है, क्योंकि ये नैसर्गिक ऐसे प्लैनेट है, आपके अंदर बहुत सारी परेशानी क्रिएट करते हैं। तो चावल आपके मन को खुश करता है। आप देखना ज़्यादातर लोग ऐसा आपको कहते हुए सुनेंगे कि चावल खाने से ना मेरा मन खुश हो जाता है, वो कुदरती है। अगर आपकी मदर है उसके पास बैठना शुरू करिए, अपनी मदर की सलाह लेना शुरू करिए। आपको बेशक पता है कि आपकी मदर को कुछ नहीं पता, आपकी फील्ड का कख नहीं पता, वो नहीं सलाह दे सकती, फिर भी बैठिए, फिर भी उसका हाथ अपने सर पे ज़रूर रखवाइए, उसका हाथ अपने हाथ में लेकर ज़रूर बैठिए। आप जितना अपनी मदर का टच लेंगे, आप फील करोगे कि आपके अंदर की जितनी एंग्जाइटी है वो सारी, आपके अंदर एक अलग ही तरह का केमिकल रिलीज शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये एक मास्टर रेमेडी सभी के लिए, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है। तो अब कुछ राशियां हैं जिनको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है ये 18 महीने, बिकॉज कि मई के बाद गुरुदेव भी राहु के ट्राइन में आ जाएंगे। अच्छा, ठीक है, अवेयर मई के बाद ही रहना, मई तक मस्त रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिर्फ थोड़ा सा टाइम पीरियड 7 अप्रैल से लेकर लगभग 20 अप्रैल के बीच में लोगों को, ये जब सैटर्न और राहु एक दूसरे को क्रॉस करके निकलेंगे राशियां, तो वो टाइम पीरियड थोड़ा रिस्की होगा। उस समय पर हम फिर कभी उस पर बात करेंगे। तो वो, और मई के बाद ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, हेल्थ का हो, वेल्थ का हो, या फिर किसी भी तरह का रिलेशनशिप का हो। तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले लियो, कैंसर और मेष राशि, ठीक है, मेष, कर्क और हमारी सिंह राशि, ये 3 राशियों को ना सेहत के पर्पज़ से बहुत ध्यान रखना चाहिए। अगर इनको किसी भी तरह का स्ट्रेस है, कोई भी एंग्जाइटी है, जैसे मैंने जो रेमेडी बताई है वो तो करनी ही है, साथ के साथ इन लोगों को शनि का दान करना शुरू करना चाहिए। अगर ये शनि का दान करना शुरू करते हैं, देखिए लोग क्या करते हैं ना कि जिस प्लानर को ठीक करना होता है ना उसी का मंत्र जाप शुरू कर देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको अपने जो भी आपके इष्ट देव है उसका जाप करना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप अपने इष्ट का जाप करेंगे, आपको हर तरह की तकलीफ से वो हटाएगा। आपको पर्टिकुलर बहुत सारे ग्रह आते रहेंगे, बहुत सारे ग्रह जाते रहेंगे, तो क्या आप हर किसी का करते रहोगे? नहीं, आपको अपने इष्ट देव को रिमाइंडर देना पड़ेगा, उसको साथ रखिए। तो शनि की रेमेडी क्या होती है कि काले तिल हो गए, काली दाल हो गई साबुत, या फिर लोहे का सामान, जैसे सर्दियाँ आ गई हैं ना, तो अभी क्या कर सकते लोग कि किसी भी गरीब को ना अंगीठी, ठीक है, जिसमें वो सेक लें और जिसमें वो आग जला के जो आपको ब्लेसिंग दे, कुछ ऐसा दान कीजिए, ठीक है। रिलेशनशिप के लिए जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए वो है, एक तो कुंभ राशि वाले खुद, दूसरा अगर मैं बात करूँ तो सिंह राशि वालों को रिलेशनशिप में इनको बहुत ध्यान रखना चाहिए इस समय। अगले 18 महीने हो सकता है पार्टनर चेंज कर लो आप, ठीक है, हो सकता है आपके ज़िंदगी में नया पार्टनर आ जाए, ठीक है, दोनों में से एक चीज़ तो होगी। ओके। तो आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आप अपने पार्टनर के लिए कुछ भी कर रहे हो और उसका आपको फल नहीं मिल रहा, वो आपको रिगार्ड नहीं दे रहा, तो प्लीज़ पेशेंस रखिए। ये टेम्परेरी फेस है, निकल जाएगा। हो सकता है आज तक आपका पार्टनर बहुत ध्यान दे रहा था आप पे, अभी वो बिल्कुल इग्नोर कर दे, आप पे ध्यान ही नहीं, क्योंकि वो प्लैनेट का असर है सारा,
ठीक है। आप हो सकता है आपका पार्टनर बहुत फेमस हो जाए और आपको इनसिक्योरिटी हो जाए कि भाई मैं तो यहाँ बैठा हूँ, वो कहाँ पहुँच गए। प्लीज़ ये आपके ही हक में है। आपका पार्टनर कहीं ना कहीं अगर फेमस हो रहा है तो उसकी, जब आप फेमस होते हो तो आपके भी तो वो एब्जॉर्व करती है ना आपकी पार्टनर, तो आपको भी करना चाहिए। कहीं ना कहीं ये दोनों राशियाँ इस चीज़ से अगले 18 महीने देखना फेस करेंगी कि भाई ये तो बहुत ऊपर पहुंच गया, मैं कहाँ चलेगी। तो ये अप डाउन का मामला हो जाएगा, तो इनसिक्योरिटी हो जाएगी रिलेशनशिप में। आप फिर क्या करोगे, अपने पार्टनर के अलावा वो दुख सुख कहीं और बांटना शुरू करोगे, तो फिर एक्स्ट्रा मैरिटल में लोग चले जाएंगे, फिर वो आपके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं डैमेज होगा। तो थोड़ा सा टाइम पीरियड है, थोड़ा विश्वास कीजिए, एक दूसरे का साथ दीजिए, देन कुछ नहीं होगा। ठीक है। ओके। तो करियर के पॉइंट से बात करेंगे तो सबसे पहले करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे वृष राशि, मिथुन राशि और इसके साथ साथ जो हमारे स्कॉर्पियो राशि है, इनकी लाइफ में करियर को लेकर बड़ी अपलिफ्टमेंट होने के चांसेस हैं। ओके। ठीक है। इनको घर भी, इनको जॉब भी, बेशक चेंजेस हो जाए उसमें, बेशक आपको एक डिपार्टमेंट से दूसरे में जाना पड़ जाए, पर आपके लिए अच्छा होगा। बेशक घर चेंज हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, आपको करना चाहिए। बिकॉज आप नहीं करोगे तो वो प्लैनेट आपको तंग करेगा, आपको ग्रोथ नहीं देगा। फिर वो फिर आप अब जैसे वो कहते हैं ना, कईयों को जॉब मिली, वो दूसरी स्टेट में, मेरे को नहीं जाना अपना घर छोड़ के। फिर वो 4-5-6 सालों के बाद क्या सोचते हैं, चले जाता तो अच्छा था। जो भी प्लानिटरी गोचर होते हैं वो आपको एक आपकी सीट से उखाड़ने के लिए जब आते हैं तो आपको उतरना चाहिए उस समय। वो आपके कंफर्ट से बाहर निकालने के लिए आते हैं, आपको नई चीज़ें सिखाने के लिए आते हो। आप नहीं एग्री हो तो फिर आने वाला समय आपको बाउंड कर देगा, राइट। तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, इनके करियर में बहुत सारी बदलाव, बहुत सारी चीज़ें इनको देखने को मिलेगी जो पॉजिटिव ही होंगी। ओके। अब वो लोग जो मनी के पॉइंट से देखना चाहते हैं कि पैसा किसके बाद भर के आने वाला है, तो जिन लोगों के भी राहु देव सेकंड, ठीक है, सेकंड हाउस को देखेंगे, चाहे वो 8th हाउस से बैठ के देखें, चाहे वो सेकंड में ही आ जाए, बड़ा पैसा देते हैं, बड़ा पैसा देते हैं। 10th हाउस में भी जिनके राहु आ रहे हैं उनको भी बड़ा पैसा मिलने के बहुत चांसेस होते हैं। यानी कौन कौन सी राशि हैं जिनमें आ रहे थे? कौन कौन सी राशि है, तो उसमें आप देखोगे कि जैसे कर्क राशि वालों के 8th हाउस में आएगा, तो अगर इनको कोई हो सकता है कि कोई ऐसा क्लेम मिल जाए, अचानक से लॉटरी लग जाए इनकी, कोई सट्टे में जीत जाए, बहुत बड़ा कुछ अगर लगा रखा है इन्होंने, ठीक है, बिडिंग कर रखी है, होता है ना, ऐसे लोग जाते हैं शेयर मार्केट में जाते हैं, तो हो सकता है ऐसा कुछ मिल जाए। लेकिन देखभाल के करें, हमारे कहने से नहीं कि मैम ने बोल दिया तो लगा दो, ऐसा कुछ नहीं, बहुत सारे और चीज़ें होती हैं। ठीक है। दूसरा, अगर हम बात करेंगे तो मकर राशि वालों के, इनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत सुधरेगी, इनके पास पैसा आना चाहिए और कहीं ना कहीं फॉरेन के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट इन चीज़ों में ये जाएंगे। और जितने भी लोग बिज़नेस को बढ़ाना चाहते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं तो जो सिंह राशि वाले हैं, इनका भी बिज़नेस बहुत ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हैं, बिकॉज कि इनके भी 7वें घर में राहु देव आएंगे तो फैला देंगे आपको पूरी दुनिया में। तो असल में ये सब चीज़ें होती क्यों है, मैं उस पर एक छोटा सा आपको बता दूं कि असल में 11 नंबर का साइन है ना, वो ये राशियां ऐसे काम नहीं करती सिंगल, ये राशियां काम करती हैं एक ट्राइन कनेक्शन से, ट्राइंगल से। और ये जो 3, 7, 11 ये जो ट्राइन है 3, 7, 11 का, इसको हम बोलते हैं काम त्रिकोण, इच्छा त्रिकोण, सपोर्ट ट्राइन होता है ये। आपकी लाइफ में राहु जो है वो सपोर्ट क्रिएट करने के लिए आ रहा है 18 महीने के लिए। तो जब ये एक्टिवेट करेगा तो करेज भी बढ़ाएगा, फिर आपका दायरा भी बढ़ाएगा, आपके प्रॉफिट्स भी बढ़ाएगा। इसीलिए यहाँ पे ये अच्छा गोचर माना जा रहा है ज़्यादातर जगह पे कि राहु जो है वो 11 में आता है तो आपकी हर तरह की इच्छा पूरी करने की कोशिश करता है। ठीक है, क्योंकि वो है ही ट्राइन कनेक्शन में, आपके काम त्रिकोण में आ रहा है, तो काम इच्छा को पूरी करेगा ही करेगा वो, चाहे पैसे को लेकर हो, रिश्ते को हो, या किसी भी चीज़ को। तो काफ़ी मज़ा आया मैम। मज़ा तो मुझे भी आया। मुझे ऐसे लगता है कि हम लोग जब राहु केतु की बात करते हैं ना, तो ये ऐसे प्लैनेट्स हैं जो अकेले काफ़ी है पूरी दुनिया पे छाने के लिए। और मेरे ख्याल से एक अच्छा रिफॉर्म आएगा, एक अच्छी पॉजिटिविटी लेकर आएंगे राहु। बुरा उनके लिए जो बुरे कामों में हैं, उनको डरना चाहिए। जो अच्छे हैं लोग, जो ऑलरेडी बहुत मेहनत से आगे जा रहे हैं, तो उनको बहुत कुछ दे के जाएंगे राहु, उनकी हर इच्छा को पूरी करेंगे।
चलिए, हम चाहेंगे कि सभी लोगों की 2025 में इच्छाएं पूरी हो और जो भी लोग चाहते हैं अपने आप को किसी भी मुकाम तक पहुंचाना, तो वो 2025 में पहुंचे। इसी के साथ मैम थैंक यू सो मच कि आज आपने फिर दोबारा टाइम निकाला हमारे लिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मैम। थैंक यू। आप दोनों का बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि ना मुझे खुद आपके साथ बात करके, घर से मैं बहुत सारी तैयारी करके आती हूँ जब मैं आपके पास आती हूँ, लेकिन यहाँ आके मेरा एक भी पॉइंट वो नहीं बोला जाता जो मैं नोट करके आई। तो ये एक अच्छी पॉजिटिव कन्वर्सेशन होती है हम लोगों की, और हमारा जो मेन पर्पस क्या है वो यही है कि लोग डरे ना किसी भी चीज़ से। ठीक है, मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब दिन आया है तो रात भी आएगी, जब रात आई है तो दिन भी आएगा। हाँ, ये है कि दुख का समय, रात जो होती है वो हमें लंबी लगती है, सुख का समय हंसते खेलते जल्दी निकल जाता है। तो कभी भी डीमोटिवेट मत होइए, आगे बढ़िए, डेफिनेट आपकी ज़िंदगी में चेंज आएगा। बिल्कुल मैम। थैंक यू वेरी मच। सो मच मैम। थैंक यू मैम।